नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज के शो में होगी उस पहलू पर बात जिसे हम अक्सर करते हैं नजरअंदाज। इस कॉम्पिटिटिव लाइफ में हमेशा बेहतर करने की जद्दोजहद में हम अक्सर सेहत से समझौता करते हैं और मुफ्त में ले लेते हैं ढेर सारा स्ट्रेस। वैसे तो ये स्ट्रेस जो है वो सेहत पर अक्सर भारी पड़ता है, लेकिन कुछ नुकसान ऐसे भी हैं जिसकी भरपाई नहीं हो पाती। इन्हीं में से एक है आंखों पर तनाव का अत्याचार, जो ग्लूकोमा के रूप में इस वक्त कर रहा है वार। जी हाँ, हालिया रिसर्च ने एक बड़ी चिंता पैदा की है। ये चिंता है ग्लूकोमा के टेंशन कनेक्शन की। क्या है पूरी रिसर्च, आसान भाषा में सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, वापस लौटकर इस पर खास चर्चा करेंगे। दुनिया तभी तक खूबसूरत है जब आप उसे अपनी आंखों से निहार सकें। तभी तो शायरों ने आंखों की शान में कसीदे गढ़े हैं। कभी झील सी आंखें कहा तो कभी आंखों को दिल की जुबान तक कहा गया। लेकिन कुदरत की यही अनमोल देन बीमार होने लगी है। ऐसे में ये कहना सही होगा कि आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। आज के दौर की दौड़ती भागती जिंदगी और उसमें बढ़ता तनाव आंखों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। ताजा रिसर्च कहती है कि ज्यादा स्ट्रेस लेना आपकी आंखों की रोशनी छीन सकता है। एक स्टडी के मुताबिक तनाव से ग्लूकोमा या विजन लॉस के अलावा आंखों से जुड़ी कई बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। आपको पता भी नहीं चलता, मगर आपकी नजरें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। रिसर्च कहती है कि 2040 तक दुनिया भर में ग्लूकोमा के मरीजों की संख्या बढ़कर 11 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। अब चलिए बताते हैं ऐसा क्यों। दरअसल लगातार तनाव से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में असंतुलन पैदा हो जाता है और वस्कुलर डीरेगुलेशन से आंखों और दिमाग पर नेगेटिव असर पड़ता है। इससे इंट्राऑकुलर में प्रेशर बढ़ता है, साथ ही एंडोथेलियल डिसफंक्शन यानी फ्लैमर सिंड्रोम और सूजन पैदा होती है। इस दबाव से आंखों की नर्व्स और ब्लड वेसल्स में कार्टिसोल नाम के हार्मोन प्रभावित होते हैं। जब हम तनाव में होते हैं तब आंखों के अंदर मौजूद फ्लूइड में तनाव बढ़ने से दबाव बढ़ता है, जिससे ब्लड वेसल्स के सूखने का खतरा रहता है। इससे आंखों की कई गंभीर बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। हालांकि आंखों से जुड़ी ज्यादातर बीमारियों का इलाज मौजूद है, लेकिन कई बार ये काफी खर्चीला होता है। लेकिन ये भी सच है कि लापरवाही और इलाज में देरी से नुकसान की भरपाई मुश्किल हो जाती है। ऐसे में सवाल है कि हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे पहचाने कि आपकी आंखों पर मंडरा रहा है ग्लूकोमा का खतरा और कैसे इससे बचाव करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटी नाउ स्वदेश। तो देखा आपने कि किस तरह से ये खतरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और क्या इसकी वजह है। और इस पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और डॉक्टर दिग्विजय सिंह जो कि सीनियर आई स्पेशलिस्ट हैं नारायण हॉस्पिटल से, वो हमारे साथ इस वक्त हैं। डॉक्टर दिग्विजय, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि जो ग्लूकोमा है एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर हम समझ रहे हैं, जितना मैं रिसर्च कर पा रहा हूँ उसमें यही है कि आँख का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने से जो आँखों की नसें हैं वो कमज़ोर से कमज़ोरतर होती जाती हैं और धीरे धीरे रोशनी जाने का खतरा जो है वो बढ़ता जाता है। इसमें क्या वाकई ऐसा है कि जो नज़र चली जाती है वो वापस नहीं आ पाती? ज़रा इस पर ज़रा रोशनी डालें और क्या है ये ग्लूकोमा और कितना इत्तेफाक रखते हैं इस रिसर्च से कि बहुत तेज़ी से दुनिया इस खतरे की ओर बढ़ रही है? बिल्कुल जी। ग्लूकोमा या जिसको हम काला मोतिया भी कहते हैं, ये बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों का प्रेशर बढ़ने से आंखों के नस पे दबाव पड़ता है और उससे जो नस है उसका डैमेज हो जाता है। नस का डैमेज हो जाने से रोशनी धीरे-धीरे चले जाती है। पहले आसपास का दृष्टिकोण, फिर धीरे-धीरे सेंट्रल रोशनी भी चले जाती है। क्योंकि ये इतना धीरे होता है अक्सर तौर पे हमें महसूस भी नहीं होता है और धीरे-धीरे रोशनी खत्म हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली इसमें एक बार रोशनी चली जाए तो हम उसको वापस नहीं ला सकते। और जहां तक आपने पूछा सवाल कितना कॉमन है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर के 60 मिलियन केस ग्लूकोमा के या फिर ग्लोबली अब हो गए हैं और उसमें से 1/4 केसेस इंडिया में मिलते हैं, इंडिया में पाए गए हैं।
बिल्कुल, तो ये आंकड़ा जो है वो ये बता रहा है कि वाक़ई ये ख़तरा कितना बड़ा है। एक चीज़ और डॉक्टर मैं समझना चाहूँगा, जो इस रिसर्च में कहा गया है कि जो मौजूदा जीवन शैली है जिसमें स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, कम नींद की बीमारी लोगों को बढ़ रही है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। कितना इसको अगर हम समझना चाहें, आखिर क्यों इस तरह की स्थितियाँ जो हैं वो हमारे आँखों पर प्रेशर डाल रही हैं? बिल्कुल जी। सो काला मोतिया या ग्लाकोमा जो है, ये एक डिज़ीज़ है जो कि लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ के कारण और बढ़ रहा है। आजकल बढ़ते हुए डायबिटीज़ मेलाइटस या शुगर की बीमारी, बढ़ता हुआ बीपी, बढ़ता हुआ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया, ऐसी बीमारी जिसमें खर्राटे ज़्यादा लिए जाते हैं, रात में बेचैनी कई बार हो जाती है, बढ़ता हुआ तनाव, दवाइयाँ, स्टेरॉइड जैसी दवाइयाँ जिनका इस्तेमाल बढ़ गया है, अस्थमा के कारण, पॉल्यूशन के कारण, स्किन की डिजीज़ेज़ के कारण, कोविड के बाद हमने देखा है कि स्टेरॉइड बहुत यूज़ हुआ है लोगों में। तो ये सारे कारण हैं जो हमारे को काला मोतिया और बढ़ रहा है। एक और बात भी है कि जैसे-जैसे हम इस बारे में और अवेयर हो रहे हैं और आपके चैनल के ज़रिए और कई माध्यमों के ज़रिए हम लोगों तक पहुँच पा रहे हैं, तो लोग इस बीमारी को अब जल्दी भी पकड़ पा रहे हैं। इसलिए भी इसकी प्रेवलेंस ओवरऑल बढ़ती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जिसके ज़रिए आप इस बीमारी को वक़्त पर पहचानेंगे। हालाँकि किस तरह से इसे पहचाना जाए, किस तरह से इसका इलाज की ओर बढ़ते हैं, क्या-क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, इस पर भी डॉक्टर दिग्विजय से हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त एक बेहद ख़ास मेहमान श्वेता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि जानी-मानी डायटीशियन हैं। श्वेता जी, सवाल मेरा आपसे है कि जब हम लाइफ़स्टाइल की बात करते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं, तो इसका सीधा असर हमारे खान-पान, हमारी डाइट पर पड़ता है। तो ज़रा बताएँ कि ये जो स्पेसिफ़िक तकलीफ़ है, इसके लिए या आँखों की ओवरऑल प्रोटेक्शन के लिए, उसकी मज़बूती के लिए हमें किस तरह की डाइट फ़ॉलो करनी चाहिए? किस तरह का लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना चाहिए? जैसा डॉक्टर सिंह ने बताया इसके पहले कि आजकल का हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, जिसके कारण भी काफ़ी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है। तो पहला तो हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही रखना है कि ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हम ज़्यादा टारगेट करके इसको कंट्रोल में लाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल योर ब्लड शुगर्स है या फिर आपका जो हाइपरटेंशन है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल में लाएँ। और इसको ये कंट्रोल में हमारा सिर्फ खाने से नहीं आता, ओवरऑल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए रहता है इसके लिए। व्हेन इट कम्स टू खाना-पीना, यू हैव टू फॉलो अ डाइट जहाँ की हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में 2 टाइप आ जाते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मतलब अपने शुगर, जैगरी, ये सब की मात्रा थोड़ी कम रखनी है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखनी है। होल ग्रेन्स, बाजरा, जवार, नाचनी। एट द सेम टाइम अपने जो विटामिन्स एंड मिनरल्स विद सपोर्ट आई हेल्थ, ये ज़्यादा मात्रा में इंक्लूड करना है। कैरेट, स्वीट पोटैटोज़, ये विटामिन ए के लिए बहुत अच्छे हैं एंड इट इज ओवरऑल वेरी गुड फॉर योर आईज। तो ये सीजन भी अच्छा है वेरिन यू कैन इंट्रोड्यूस दीज वेजिटेबल्स आपके डाइट के अंदर। इसके अलावा एक फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल रूटीन भी मेंटेन करना है लाइफस्टाइल के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है तो आपको वो एरिया में भी काम करना पड़ेगा जहां से आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट भी अच्छा खासा हो एंड उसके कारण आपको हाइपरटेंशन या डायबिटीज जैसी बीमारी आपकी कंट्रोल में रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये वो अहम बातें हैं जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और श्वेता ने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि आपको आपकी जो डाइट है उसको किस तरह से प्लान करना चाहिए। आपकी जो थाली है उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी आवश्यक हैं, उनसे और चर्चा करेंगे, थोड़ा और डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ-कहाँ हमसे अपनी डाइट में गलतियाँ हो जाती हैं। हम मान लेते हैं कि हाँ, ये तो बेहतर फूड है, लेकिन वो कहीं न कहीं नुकसान पहुँचा रहा है इस केस में। डॉक्टर दिग्विजय, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूँगा। और जब हम किसी बीमारी की बात करते हैं तो एक सवाल उठता है कि अब इसकी पहचान कैसे की जाए। तो इनिशियली जिस तरह के लक्षण हम ग्राफिक्स के ज़रिए भी बता रहे हैं, तो ज़रा बताएं कि वो कॉमन लक्षण क्या हैं, किस तरह से शुरुआत होती है इसकी, और इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर कौन-कौन से टेस्ट जो हैं, चाहे वो इनिशियल लेवल पे हों, चाहे एडवांस्ड इसके टेस्ट कराने हों, तो किन-किन टेस्ट से गुजरना होता है? बिल्कुल। तो काले मोतिया के रिस्क फैक्टर्स जो हैं,
जो ऐसी चीजें हैं जो इसका इसका रिस्क बढ़ा देती हैं, वो है अगर आपके फैमिली में किसी को ग्लोकोमा या काला मोतिया है, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, मायोपिया, अगर आपका मोटा चश्मा है, हाई पावर है, माइनस पावर, और तनाव, ये सारे रिस्क फैक्टर्स अगर आपके हैं, तो आपको जरूर ही अपना एक रेगुलर आई चेकअप कराना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आप 40 साल की उम्र से ऊपर हैं, क्योंकि आमतौर पे ग्लोकोमा या काला मोतिया बड़ों में पाया जाता है। ये जवान और बच्चों में भी हो सकता है, पर आमतौर में बड़ों में पाया जाता है। जो इसके लक्षण है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये एक साइलेंट बीमारी है। काफी सारा काला मोतिया हमें नहीं पता लगता कि हमारे अंदर हो रहा है, इसलिए रूटीन आई चेकअप बहुत जरूरी है। परंतु अगर आपकी आंख में लाली हो, दर्द हो, कभी आपको रोशनी के आसपास रंगीन घेरे दिखाई दें किसी बल्ब बल्ब के आसपास, या आपको लगे कि मेरा दृष्टिकोण कम हो रहा है, एक हिस्सा कुछ मेरी रोशनी का कम हो रहा है, या फिर आपके आंख में शाम के समय लाली या दर्द ज्यादा महसूस हो, तो आप जरूर एक आंखों के डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। ज्यादातर जो इसके जैसे टेस्ट हैं या जो वो आंखों का डॉक्टर चेक करेंगे, वो आपके आई का प्रेशर चेक करेंगे। सो जैसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है, वैसे ही आंखों में भी एक दबदबा, एक प्रेशर होता है। ये जो प्रेशर है, अगर बढ़ जाए तो काला मोतिया या ग्लोकोमा होता है। ये प्रेशर चेक किया जाएगा, आपकी रोशनी चेक करी जाएगी। कुछ टेस्ट इमेजिंग के होते हैं जिसमें आपके आंखों के अंदर रेटिना और नस को देखा जाएगा, और उसके बाद कुछ टेस्ट जैसे आपका दृष्टिकोण, विजुअल फील्ड देखा जाता है, जिसमें कि देखते हैं कि आपको आसपास का कितना दिखाई दे रहा है। ये सब टेस्ट आपके आंखों के डॉक्टर करेंगे और इसके बेसिस पे वो डायग्नोसिस बनाएंगे। उसके लिए फिर बाद में इलाज शुरू होता है। ठीक है, हम उन इलाज पे भी आएंगे। आपने बहुत ही विस्तार से बताया कि आखिर वो कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनसे गुजरना होगा और उसके ज़रिए जो है वो इसका पता लगाया जाता है। हालांकि ये माना जाता है कि 40 की जो उम्र है वो एक पड़ाव है, वो बैरियर है जहाँ से आपको इस बीमारी के लिए फ़िक्र शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए पहले से कहीं ना कहीं प्रिकॉशन लेना चाहिए। श्वेता जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हम अक्सर अगर आँखों की बात करें तो जैसा मैंने अपने शुरुआती इंट्रो में भी बोला कि हम बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारा जो खान पान है, ज़रा मैं समझना चाहूँगा कि इस तरह की दिक्कत हमें अक्सर, जैसा डॉक्टर ने बताया कि 40 की उम्र के पास शुरू होती है। जाहिर सी बात है कि हमारी जो फाउंडेशन है वो मजबूत होनी चाहिए। तो हम अपने बच्चों को या हम अपनी जो यंग एज है उसमें किन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें, और वाकई कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इसको एक तरह से बढ़ावा देने का काम करती हैं या नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं, ज़रा उसके बारे में रोशनी डालें। ओके, तो बचपन से ही, मतलब व्हेन अ किड इज 2 years ओल्ड, तो तभी से ही हमें उनको शुगर और सॉल्ट, ये जो दो चीजें हैं वो इंट्रोड्यूस नहीं करना है। जब हम ये दोनों चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं तभी जाके बच्चों को पता चलता है इसका टेस्ट कैसा होता है, एंड दे स्टार्ट बिकमिंग फसी ईटर्स। तो ये दोनों चीजों की मात्रा कम रखनी है, एंड इसके बाद जो नेचुरल फूड्स है, जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो रॉ फॉर्म में अगर दिए जाएंगे तो उसका अब्जॉर्प्शन अच्छा खासा होगा। अगर ये अब्जॉर्प्शन अच्छा हो रहा है उनके बॉडी के अंदर, तो इट इज प्रिपेयरिंग देम लेटर अपने स्टेज लाइफ में जो ये सारे डिसऑर्डर्स है या डिजीजेस है उससे प्रिवेंट करने में काफी हेल्प करता है, क्योंकि जो एक नींव रखी जाती है वो मजबूत हो जाती है बाय ईटिंग रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये एक चीज है। एज एडल्ट्स हमें अवॉइड करना है अगेन कंजम्पशन शुगर का, प्रोसेस्ड जो सारी चीजें हैं, जो भी एक पैकेट के अंदर आती है चीजें, वो कुछ भी हो सकता है आपका, मतलब अ पैकेट ऑफ चिप्स हो सकता है, अ पैकेट ऑफ लाइक ग्लूकोज बिस्किट्स हो सकता है। ये सारी चीजें भी एट द सेम टाइम अवॉइड करनी है। एंड इंडियन डाइट में एक बहुत ज्यादा मात्रा में डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन्स की। तो हम सिर्फ एक कटोरी दाल ले लेते हैं, इससे ज्यादा मात्रा में हमें पल्सेस अपने यूज करने चाहिए। एंड इसके अलावा जो नट्स हो गए, मिक्स आलमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ताचियोस, ये इसके थ्रू हमें विटामिन ई मिलता है, जिसके कारण हमारा जो सरफेस होता है आंखों का, उसके सेल्स हमारे और भी ज्यादा मजबूत रहेंगे। तो नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स रॉ फॉर्म में, एंड लो अमाउंट ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स, लो अमाउंट में शुगर और लो अमाउंट में सॉल्ट, ये सारी चीजों का ख्याल रखना है एकदम ही कम उम्र से। तो आपको ये आगे जाके प्रिवेंशन में काफी हेल्प करेंगे।
बिल्कुल, तो इन बातों का आपको ख़्याल रखना है और इसीलिए ये सवाल बहुत ज़रूरी था कि आखिर हमारा जो फाउंडेशन होता है अपने बच्चों का, उनको आखिर किस तरह की डाइट के लिए हमें पहले से तैयार करना चाहिए ताकि आगे चल के जो हमारी आँखें हैं वो तंदुरुस्त रहें। हम शरीर के बाकी हिस्सों के लिए तो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन आँखों के लिए कहीं न कहीं हम ये मान के चलते हैं कि ठीक है साहब, हम इनका ध्यान रख रहे हैं, अभी ठीक चल रही हैं, लेकिन एक वक्त के बाद इनमें भी तकलीफ बढ़नी शुरू हो जाती है। डॉक्टर दिग्विजय, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, आपने जिक्र किया कि आपको क्या-क्या लक्षण जो हैं नज़र आने चाहिए जिसकी वजह से आप समझ जाइए कि ये तकलीफ़ हो रही है। आजकल हम देखते हैं कि ये सब लक्षण अगर आप ग्लूकोमा या ऐसी बीमारियों की तरफ नहीं भी जा रहे हैं, तो भी इस तरह के लक्षण कई बार मौसम बदलने पे या किसी तरह के इन्फेक्शन में नज़र आते हैं। जब इस तरह की बात हो तो भी क्या श्योर होने के लिए आपको ग्लूकोमा या बाकी तरह के टेस्ट जो हैं या जो नसों की जांच है जिसका आप जिक्र कर रहे थे उसकी ओर जाना चाहिए, और हाँ तो वो फिर वो कौन-कौन से तरीके हैं उसके लिए? जी, आपने सही फरमाया। ये जो लक्षण आ रहे हैं, ये एक तरीका है आपकी आँखों का आपसे कहने के लिए कि भी हमें कुछ रिक्वायरमेंट है, हम परेशानी में हैं। तो ऐसा ज़रूर है कि आपको एक आँखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ख़ास तौर पे जैसे मैंने बताया, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और अगर आप ज़्यादा कंप्यूटर स्क्रीन वग़ैरह पर भी रहते हैं, तब भी ऐसे लक्षण अक्सर महसूस हो जाते हैं। और उस केस में भी, उस स्थिति में भी आपको एक आँखों के डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। आपकी आँखें कुछ आपसे मदद चाहती हैं, तभी वो ऐसा लक्षण दे रही हैं। पर अगर ऐसे लक्षण होते भी हैं तो अगर ग्लूकोमा रूल आउट हो भी जाता है, तब भी आपके डॉक्टर जो हैं आपको कोई और दवाइयाँ देंगे ताकि आपकी आँखें जो हैं रिलैक्स हो जाएँ, रेस्ट हो जाएँ, स्ट्रेस में ना रहें। और यदि काला मोतिया निकलता है तो उसका एक इलाज अलग से शुरू हो जाता है जो आजीवन चलता है। बिल्कुल। डॉक्टर दिग्विजय, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे। आजकल हम देखते हैं कि किसी तरह का इन्फेक्शन या आँखों में रेडनेस जब होती है तो लोग जो हैं वो किसी मेडिकल स्टोर पे गए या किसी अपने परिचित से बात की और एक कोई ड्रॉप ले लिया और उसका इस्तेमाल किया। हालांकि ये ग्लूकोमा से बिल्कुल अलग सवाल है, लेकिन चूंकि लक्षण की बात हो रही है तो मैं ये देख रहा हूँ ये ट्रेंड कि लोग डॉक्टर के पास ना जाके खुद ही जो हैं वो डॉक्टर बन जाते हैं। वो एक सामान्य मेडिकल स्टोर पर पूछ लेते हैं कि साहब कौन सा ड्रॉप डालें। कितना फ़र्क होता है? और ये आई ड्रॉप्स जो होते हैं वो ज़रा बताएं कि ये कितने ख़तरनाक हो जाते हैं एक वक्त के बाद अगर उनका ओवरडोज हो जाए या उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल जी। ये सवाल एक्चुअली ग्लूकोमा से अलग भी है, लेकिन ग्लूकोमा से लिंक्ड भी है, क्योंकि ये जो है एक बहुत खतरनाक प्रैक्टिस है लोगों की। और हमारे आम पब्लिक में ये बहुत होता है, जैसे आपने बताया कि जाकर के मेडिसिन्स को स्टोर से ले लेते हैं। और ज़्यादातर ये जो स्टोर है, ये आपको या तो एंटीबायोटिक का दवाई दे देंगे या फिर कोई स्टेरॉइड की दवाई दे देंगे। एंटीबायोटिक दवाई बार-बार लेने से रेजिस्टेंस बन रहा है, इन्फेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। हमारे भारत में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया है और स्टेरॉइड की दवाई अगर लेते हैं, तो लाली तो तुरंत सही हो जाती है, लेकिन स्टेरॉइड के अपने नुकसान, और उसमें से एक नुकसान ग्लूकोमा बनना या काला मोतिया बनना है। बल्कि उस समय तो लक्षण सही हो जाएँगे, पर थोड़े समय का फ़ायदा, लंबे समय का नुकसान कर बैठेगा। तो ये सब प्रैक्टिस बिल्कुल ठीक नहीं है। और ओवर द काउंटर मेडिसिन बहुत लिमिटेड हैं, जो सरकार ने ओवर द काउंटर के लिए अप्रूव करी हैं, वो ही दवाइयाँ आप ले सकते हैं। बाकी दवाइयों के लिए ज़रूर एक मेडिकल डॉक्टर से मिलें, आँखों के स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं तो और भी बेहतर, और प्रिस्क्रिप्शन लेकर ही दवाइयाँ लिया करें। ये मेरी आपके सारे दर्शकों से अपील है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपको बात ध्यान में रखनी है क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस चल रही हैं जिसमें लोग कई बार ऐसा भी होता है कि लोग उनको किसी तरह का इन्फेक्शन पहले हुआ, डॉक्टर ने उनको कोई ड्रॉप उस समय लिख के दिया, वो फिर वही ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये सवाल मैंने ऐड नहीं किया था, लेकिन इस पर भी ज़रा मैं जवाब जानना चाहूँगा कि अगर आपको कोई पिछला इन्फेक्शन हुआ है, उसमें डॉक्टर ने बाकायदा आपको एक कोई ड्रॉप लिख के दिया, आपको उस तरह का इन्फेक्शन दोबारा हो जाता है, एलर्जीज़ तो एलर्जीज़ हैं, वो कभी भी हो जाएंगी, वो फिर होता है, तो फिर उसी दवा का इस्तेमाल ये ठीक है या इसको कहीं ना कहीं इस पर भी सावधानी बरतनी चाहिए? तो इस सवाल के 2 पहलू हैं। पहला ये कि सारे लक्षण जो हैं, काफ़ी सारे लक्षण अलग-अलग बीमारियों के होते एक ही हैं।
उदाहरण तौर पे अगर आपको बुखार है, तो हो सकता है टाइफाइड हो सकता है मलेरिया हो सकता है कोविड हो सकता है डेंगू हो, वो आपके डॉक्टर ने तय करना है कि उस समय उसका कारण क्या है और उस हिसाब से दवाई देनी है। वैसे ही आँख अगर लाल है, अगर इरिटेटेड है, तो हो सकता है एलर्जी हो सकता है इन्फेक्शन हो सकता है कोई अंदरूनी इन्फ्लेमेशन हो जिसको यूवेइटिस कह सकते हैं, या फिर हो सकता है कोई आँखों की और अन्य बीमारी हो। सो ऐसा नहीं सही है कि जो पुरानी दवाई थी, वही दवाई आप आगे भी इस्तेमाल करें, अनलेस अंटिल आपके डॉक्टर ने पिछली बार बताया हो कि जी अगर आँख थकी लगे तो ये दवाई डाल दें, जो कि ओवर द काउंटर मेडिसिन में आती है। जो इसका दूसरा पहलू वो है कि कोई भी एक आई ड्रॉप खोलने के बाद आम तौर में उसको 30 दिन के अंदर-अंदर इस्तेमाल करके फेंक देना है। यदि आपने कोई आई ड्रॉप पहला इस्तेमाल किया है, तो वही शीशी गलती से दोबारा इस्तेमाल ना कर लें आगे फ्यूचर में, क्योंकि उसकी लाइफ उतनी ही रहती है खोलने के बाद। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आँखों में भी जिस तरह के इन्फेक्शन सामने आते हैं, वो इन्फेक्शन अलग-अलग तरह के हैं और जैसा डॉक्टर दिग्विजय बता भी रहे थे कि इन इन्फेक्शंस की जो नेचर है वो अलग है। आई ड्रॉप खुलने के बाद उसके इस्तेमाल का भी एक तरीका है, उसकी भी एक मियाद है और उसका एक प्रोटोकॉल है, उसको भी फॉलो करना होता है। इसके इस्तेमाल के साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि जब आप किसी इन्फेक्शन से पीड़ित हैं और आप कोई ड्रॉप या कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अक्सर होता है कि वो ड्रॉप और उसकी टैपिंग्स जो हैं वहाँ पर भी इन्फेक्शन कई बार वो एलर्जीज़ पहुँच जाती हैं, तो कई बार वो दवाएं एक समय के बाद फ़ायदा पहुँचाने की जगह नुकसान पहुँचाना भी शुरू कर देती हैं। श्वेता जी, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि क्या वजह है कि लोग जो हैं भारत में और वो डाइट को लेके, मतलब आपने जिस बात का जिक्र किया कि भाई हमें ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी चाहिए, हमें अपने डाइट में इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, लेकिन अभी भी हम ना स्वाद के चक्कर में फंसे हुए हैं। किस तरह से इसमें अवेयरनेस बढ़ेगी और क्या वो एक एज मानती हैं जहाँ से लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए, ख़ासतौर पे आँखों के मामले में, और अपनी डाइट में जो परिवर्तन आप बता रही हैं वो करना चाहिए? यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट बोलना चाहूंगी कि जब तक हमारी सिर्फ फीमेल्स किचन में है, तब तक आपको सारा स्वाद अनुसार सब चाहिए। बट जब जो दिन से हमारे मेल्स भी एंटर करने लगते हैं किचन के अंदर, तो तभी ये जो सारी दिक्कत आती है या ये कंप्लेन्स आते हैं कि हर एक खाने में स्वाद चाहिए, वो निकल जाएंगे। क्योंकि दिन में अगर देयर इज समवन कुकिंग, 4 बार खाना बना रहे हो दिन में, पॉसिबल नहीं है हर रोज एवरीडे बेसिस पे कि वो खाने में स्वाद आए। तो वो एक पॉइंट था वहां पे। एंड सेकेंडली कि एडोलेसेंट जब हिट होता है 13-14 इयर्स, तो ये एज है वेरिन की पेरेंट्स को राइट हैबिट्स इनकलकेट करने चाहिए। बच्चों को स्कूल में ही एक एजुकेशन देना चाहिए कि डाइट और लाइफस्टाइल क्यों इम्पोर्टेंट है। हम सारा एजुकेशन दे देते हैं हिस्ट्री रिगार्डिंग, ज्योग्राफी रिगार्डिंग, बट बच्चों को उनके फ्यूचर में ही उनके हेल्थ के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स आते हैं वहां पे हम एडुकेट नहीं कर पाते। वो एक गैप है जो हमारे सिस्टम में चेंज होना चाहिए एंड वहां से बदलाव शुरू होगा, वहां से एटीट्यूड चेंज होगा। और वो एटीट्यूड चेंज के वजह से जो आप बदलाव देखेंगे कि एटीट्यूड में जो चेंज आएगा आगे के जनरेशन्स में, वो एक माइलस्टोन होगा हमारे इंडिया के हेल्थ हिस्ट्री में। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये बदलाव बहुत ज़रूरी है, ये जागरूकता बेहद आवश्यक है। डॉक्टर दिग्विजय, एक छोटा सवाल आपसे आखिरी जाते-जाते मैं लेना चाहूँगा। जब हम ड्रॉप्स की बात कर रहे थे और जब हम इन सारी चीज़ों की बात कर रहे थे, उसमें एक चीज़ और है कि हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो आई टीयर्स या आँखों में एक नमी बनी रहे, उसके लिए भी लंबे वक्त तक इन आई टीयर्स ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ज़रा बताएँ, ये प्रैक्टिस ठीक है क्या? जो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स हैं, आई टीयर्स जो सर्टिफाइड आई ड्रॉप्स हैं, ये लंबे समय तक इस्तेमाल बिल्कुल करे जा सकते हैं। आजकल शुष्कपन, आंखों में ड्राइनेस का काफी ज्यादा प्रेवलेंस बढ़ा हुआ है, तो आप ले सकते हैं। बट अगर आपने लंबी कोई दवाई लेनी पड़ रही है, तो फिर मैं दोबारा कहूंगा अपने नेत्र विशेषज्ञ से जाकर जरूर मिलें, ताकि वो आपको गाइड कर सके कि सही दवाई लंबे समय तक कौन सी है, क्योंकि इन सब दवाइयों में प्रेजर्वेटिव्स होते हैं और ये प्रेजर्वेटिव्स ही नुकसान करते हैं।
दवाइयों की ही जब बात करें तो वेरी क्विकली मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हम काला मोतिया है, इसको हम लोग दवाइयों से ट्रीट कर सकते हैं अगर इसको जल्दी समय पे पकड़ा जाए। तो वो दवाइयाँ भी आजीवन चलती हैं, पर वो दवाइयाँ उस हिसाब से बनी हैं कि वो आजीवन आँखों पे नुकसान ना दें, बल्कि आँखों का कंट्रोल कर सके। सो ऐसा है कि लंबे ड्रॉप्स यूज़ होते हैं, आजीवन भी यूज़ होते हैं, जैसे ग्लूकोमा की दवाई हो गई, पर एक पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन के साथ उसको करें, खुद ना यूज़ करें। बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर दिग्विजय और श्वेता जी, आप दोनों का। बहुत ही अच्छा विश्लेषण आप लोगों ने किया। उम्मीद यही करते हैं कि जो भी शंकाएँ दर्शकों के दिमाग में होंगी या जिस तरह की भी क्वेरीज़ लोगों के दिमाग में होंगी, उन सभी सवालों को हमने छुआ है और हमने उन सभी का समाधान दर्शकों के सामने रखने की कोशिश की है। बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप दोनों का, हम इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, शो में जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।